नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका। आज भी हम आपके साथ डेली करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। जी, आपको और हमको सबको इसी पे विश्वास करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे ढंग से समझ ले तो हम निश्चित ही विजय हो सकते हैं, हम निश्चित ही सक्सेस हो सकते हैं। हम भाग्य के भरोसे ना रहे, क्योंकि भाग्य भी हमारे भरोसे होते हैं कि अगर हम कोई कार्य करते हैं जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारी इंटरेस्ट है, तो हम निश्चित तौर पे जो है अपने भाग्य के ऊपर जो है विजय पा लेते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मार्च 2022? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी हरियाणा। तो हम सही जवाब देखते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। जी, हरियाणा राज्य में मार्च 2022 में जो है वो सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है दर्ज की गई है। और ये जो आंकड़ा निकाला गया है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा दिया गया है ये एक एनालिसिस डेटा है, क्योंकि हर मंथ जो है ये एनालाइज करता है और ये जो आंकड़ा है ये मार्च 2022 का आंकड़ा है। और इस आंकड़े में भारत का अगर टोटल अनएम्प्लॉयमेंट यानी ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो मार्च 2022 में 7.6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और इसके पिछले मंथ 8.1% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बेरोजगारी दर में कुछ कमी आई है, बट अभी भी जो है हमारे भारत को इससे उबरने की जरूरत है। अगर हम स्टेट वाइज के टर्म में बात करें कि कौन से स्टेट को जो है वो सबसे अधिक बेरोजगारी दर वहां दर्ज की गई है, तो अभी हमने बताया हरियाणा में दर्ज की गई है और वो बेरोजगारी दर का जो परसेंटेज है वो 26.7% है। और सबसे कम जिस राज्य में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्ज की गई है वो राज्य है कर्नाटक और गुजरात। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट दर्ज की गई है वो 1.8%, जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही अच्छा यहाँ का रिपोर्ट भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which helicopter of Indian Air Force has recently completed 60 years of its service? भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने हाल ही में अपनी सेवा के 60 वर्ष पूरे किए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी चेतक या ऑप्शन डी चीता। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी चेतक। जी, इंडियन एयर फोर्स का चेतक जो है ये काफ़ी जो है पुराना हेलीकॉप्टर है। इसने अभी हाल ही में जो है अपनी सेवा के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसकी जानकारी हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने दी है और यहाँ तक कि इन्होंने जो है हेलीकॉप्टर चेतक को सम्मानित भी किया है। इसके सम्मान में इन्होंने नई दिल्ली में एक कॉन्क्लेव यानी कि एक आयोजन का भी जो है इन्होंने उद्घाटन किया। अगर हम इस हेलीकॉप्टर की बात कर ले तो ये हमारे इंडियन एयर फोर्स का सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर ने भारत और दूसरे देशों के युद्ध में जो है कई सारे अहम भूमिका निभाया है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या भारत चाइना का युद्ध हो या कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज में भी इन्होंने बहुत अच्छा जो है इस हेलीकॉप्टर ने योगदान दिया है। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर को जो है बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस हेलीकॉप्टर के कई सारे वेरिएंट जो है अब हमारे इंडियन एयर फोर्स के पास मौजूद है और ये इंडियन एयर फोर्स को जो है 1962 से जो है अपनी सेवा देते आ रहा है। यानी ये काफ़ी गर्व की बात है कि कोई हेलीकॉप्टर इतना पुराना होने के बावजूद भी जो है हमारे इंडियन एयर फोर्स, हमारे भारतीय सेना में जो है वो शामिल है और अपनी सेवा दे रहा है। ठीक है, तो इस जो है क्वेश्चन और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आपके जरूर बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which union minister has inaugurated the website Temple 360 for online दर्शन of pilgrimage site?
किस केंद्रीय मंत्री ने तीर्थ स्थलों का ऑनलाइन दर्शन करने के लिए वेबसाइट टेम्पल 360 का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी या ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी। जी, हमारे भारत देश के कैबिनेट मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी के द्वारा अभी हाल ही में तीर्थ स्थलों का ऑनलाइन दर्शन करने के लिए एक वेबसाइट का उद्घाटन किया गया है। इस वेबसाइट का नाम है टेम्पल 360। जी, और मीनाक्षी लेखी हमारी भारत देश के जो है ये स्टेट फॉर कल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो ये वेबसाइट लॉन्च किया है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इन्होंने लॉन्च किया है, क्योंकि भारत देश अभी जो है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे ये पूरे जो है सेलिब्रेशन अभी मना रहा है और कई सारी चीज़ों का उद्घाटन और इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो इस वेबसाइट को भी जो है लॉन्च किया गया है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के थ्रू अब लोग जो है जो कोविड काल में तीर्थ स्थल पे नहीं जा पाए हैं, अब लोग जो है ऑनलाइन जो है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो है वो दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक ही नहीं, ये सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि इन्हें जो है ई प्रसाद भी इस वेबसाइट के थ्रू मिल सकते हैं और ई आरती में भी ये शामिल हो सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ा जो है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा हमारे देश के पहल की गई है ताकि जो दर्शक लोग या जो बुजुर्ग लोग जो चलकर जो है इन स्थलों पे नहीं आ सकते हैं, आरती में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है सराहनीय कदम उठाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। According to the survey of FICCI, India's GDP growth rate is expected to remain at what % for the fiscal year 2022-2023? FICCI के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 7.4%, ऑप्शन सी 8.2% या ऑप्शन डी 6.9%। यानी फिक्की ने जो है एक इन्होंने सर्वे किया है कि भारत की जीडीपी जो है वो वित्त वर्ष 2022-2023 में कितने प्रतिशत पर रहने की अनुमान है और हमें अब सही जवाब जानना है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 7.4%। यानी वित्त वर्ष 2022-2023 में फिक्की के अनुसार भारत की जो जीडीपी रेट होगी वो 7.4% होगी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है ये फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। फिक्की जो कि आप सभी जानते होंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी ये एक बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, यानी केंद्र सरकार का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके अभी प्रेसिडेंट जो है वो हर्षवर्धन न्योटिया है। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है और इसकी जो फाउंडेशन की गई है फिक्की की वो 1927 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको और मजबूत करने के लिए आप हमारे साइट से जो है वो मॉक टेस्ट और डेली क्विज जो है लगा सकते हैं। हमारे साइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, डेली क्विज भी अवेलेबल है। आप हमारे साइट पे जो है पैकेजेस वगैरह भी खरीद सकते हैं। हमारे साइट पे पैकेजेस भी अवेलेबल है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पैकेजेस की जानकारी भी दी हुई है। आप उस पैकेज को खरीद के आप अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। मजबूत ही नहीं, यहां तक कि आप उस एग्जाम में सफल भी हो सकते हैं। हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए वहां पे सारे के सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली रेलवे सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इट कनेक्ट्स विच स्टेशन ऑफ नेपाल? हाल ही में भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू की गई है। यह नेपाल के किस स्टेशन को जोड़ती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयनगर, ऑप्शन बी कुर्था, ऑप्शन सी मलंगवा या ऑप्शन डी गौर। तो हम सही जवाब जानते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कुर्था। जी, ये जो रेलवे लाइन शुरू की गई है भारत और नेपाल के बीच, वहाँ पे जो नेपाल का स्टेशन है वो कहाँ, वो उसका नाम है कुर्था, यानी कि ये नेपाल के कुर्था स्टेशन को जोड़ती है। ठीक है, और ये रेलवे लाइन का जो उद्घाटन किया गया है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा किया गया है। ठीक है, अभी शेर बहादुर देउबा जो है भारत की यात्रा पे थे और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस परियोजना का उद्घाटन किया है।
ये जो रेल लाइन परियोजना है, ये चौड़ी रेल लाइन परियोजना है, यानी कि ब्रॉड गेज बोल सकते हैं, जिसे हम बड़ी लाइनें भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किन किन स्टेशनों को जोड़ रहा है, तो भारत का जयनगर स्टेशन और नेपाल का कुर्था स्टेशन के बीच जो है ये रेल लाइन चलाई जा रही है, यानी ये रेल लिंक चलाई जा रही है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस जो है वो 35 किलोमीटर यानी कि 22 माइल है, ठीक है। जयनगर स्टेशन की बात कर ले तो ये एक एग्जिस्टिंग टर्मिनल स्टेशन है समस्तीपुर के मतलब अंतर्गत, और ये समस्तीपुर जो है वो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत में जो है ये रेलवे स्टेशन आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी ही पहल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उठाई गई है। इससे जो है वो अब भारत नेपाल की दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और साथ ही साथ व्यापार में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which female tennis star has defeated Naomi Osaka to win the title of Miami Open 2022? किस महिला टेनिस स्टार ने नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन 2022 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैरोलिना प्लिस्कोवा, ऑप्शन बी सोएन स्टीफेंस, ऑप्शन सी इगा स्वियातेक, ऑप्शन डी आरियाना सबलेंका। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इगा स्वियातेक। जी, पोलिश टेनिस स्टार हैं इगा स्वियातेक। इन्होंने अभी हाल ही में नाओमी ओसाका को हराकर मियामी ओपन जो है 2022 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। और ये इन्होंने जो नाओमी ओसाका को हराया है ये 6-4 से और 6-0 से इन्होंने 2 राउंड में नाओमी ओसाका को फाइनल में हरा दिया, ठीक है। ये इनके कैरियर का जो है ये WTA 1000 टाइटल का ये 4th खिताब है और सिंगल्स टाइटल का ये 6ठा खिताब है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इससे सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। मियामी ओपन की बात कर ले तो ये जो टूर्नामेंट अभी हुआ था ये USA के फ्लोरिडा में किया गया था, और ये तो महिला कैटेगरी में इन्होंने जो है जीत दर्ज की है। लेकिन पुरुष श्रेणी की बात करें मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में तो स्पेनिश प्लेयर जो है कार्लोस अल्काराज ने जो है वो जीत दर्ज की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which country has won ICC Women's Cricket World Cup 2022? ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। जी, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर जो है इस चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। और ऑस्ट्रेलिया का ये 7th जो है ये वोमेंस वर्ल्ड कप टाइटल है, यानी कि ये 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया की वोमेंस टीम जो है ये वर्ल्ड कप का टाइटल जीत रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस क्रिकेटर एलिसा हेली ने जो है इस फाइनल में 170 रन इन्होंने बनाया है, जो कि किसी भी मेल या फीमेल के द्वारा जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। यानी इससे पहले किसी भी मेल या फीमेल के द्वारा वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल नहीं बनाया गया है, और इन्हें इसी रन के कारण जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी जो है नवाजा गया है, ठीक है। और अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात कर ले तो ये वर्ल्ड कप का 12th एडिशन था वोमेंस वर्ल्ड कप का, और ये कहाँ पे हुआ था तो ये न्यूजीलैंड में खेला गया था, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को जरूर अच्छे से ध्यान कर ले कि ये कहाँ खेला गया था और किन 2 देशों के बीच में जो है फाइनल खेली गई थी। इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच स्टैट्यूटरी बॉडी? किस वैधानिक निकाय द्वारा मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी नेशनल लॉ कमीशन यानी कि राष्ट्रीय विधि आयोग, ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन डी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आयोग के द्वारा जो है हाल ही में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का जो है उद्घाटन किया गया है, यानी शुरुआत की गई है, ठीक है।
इस सेल की जो शुरुआत की गई है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? तो इससे जो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस है उसको टैकल करने में और ज़्यादा जो है वो मतलब सुविधा होगी। साथ ही साथ लोगों को वुमेन्स और गर्ल्स के प्रति जो है अवेयर भी किया जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग का केस होता है वो ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों के साथ होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है इस केस को अच्छे से जो है सुपरवाइज भी किया जाएगा, ठीक है। अगर हम जो है इस आयोग की बात कर ले, जिस आयोग ने इसकी स्थापना की है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो इसकी फॉर्मेशन 1992 में की गई थी। और इसके जो पहले हेड थे, जब इसकी फॉर्मेशन की गई थी तो इस कमीशन के पहले हेड जयंती पटनायक थी, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कब इसकी फॉर्मेशन की गई थी ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इस आयोग ने जो है वो एंटी ट्रैफिकिंग ह्यूमन सेल की इनॉग्रेशन की है, ये भी आप इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज ओन दी चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन 2021? एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारिया रेसा, ऑप्शन बी स्वर्ण जहां, ऑप्शन सी आरिफा जोहरी, या ऑप्शन डी मसरत जहरा। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी आरिफा जोहरी। जी, आरिफा जोहरी ने अभी हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 वर्ष के लिए इन्होंने जीता है, ठीक है। ये मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट है, ठीक है। ये अभी scroll.in यानी कि डिजिटल एक मीडिया एजेंसी है, इसमें ये वर्क कर रही हैं। और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है, ये मीडिया के क्षेत्र में जो है ये उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड से नवाजा गया है। ये पहली बार अवार्ड 1981 में दी गई थी, चमेली देवी जैन पुरस्कार। और इसके पहले विनर नीरजा चौधरी थी, और इसके अभी इनसे पहले जो विनर है यानी कि लास्ट विनर नीतू सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हु हैज ओन दी 2022 ग्रैमी अवार्ड्स इन दी बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी? नए कलाकार की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ 2022 ग्रैमी पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिली एलिश, ऑप्शन बी ओलिविया रोड्रिगो, ऑप्शन सी दुआ लिपा, ऑप्शन डी कैटी पेरी। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ओलिविया रोड्रिगो। जी, ग्रैमी पुरस्कार की घोषणा हो गई है, और ग्रैमी पुरस्कार से आप काफ़ी परिचित होंगे क्योंकि ये म्यूजिक के फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जो है ग्रैमी पुरस्कार 2022 की जो है घोषणा की गई है, और इसमें जो है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी में जो है ओलिविया रोड्रिगो को सम्मानित किया गया है, यानी पुरस्कार से नवाजा गया है। ओलिविया इजाबेल रोड्रिगो जो है ये एक अमेरिकन सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, और साथ में एक्ट्रेस भी है, ठीक है। इसी ग्रैमी अवार्ड्स सेरेमनी में जो सॉन्ग ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है वो दिया गया है लीव द डोर ओपन, जिनको सिल्क सोनी के द्वारा जो है वो गाया गया है। और अभी जो ये ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी जो हेल्ड की गई थी, ये कहाँ की गई थी? लास वेगास, ठीक है, यूएसए के लास वेगास में की गई थी। और ग्रैमी अवार्ड तो आप सबको पता ही है कि ये जो है म्यूजिक के इंडस्ट्री के फील्ड में जो है अपने जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इस पुरस्कार से जो है नवाजा जाता है, और अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है। इस ग्रैमी अवार्ड्स को ग्रैमी से पहले इसे ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो कुछ इस तरह का होता है, ग्रामोफोन टाइप का होता है, जिसके कारण इसे पहले ग्रामोफोन जो है अवार्ड भी बोला जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये है हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो है डेली करंट अफेयर्स के अलावा वन लाइनर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में रेडी रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आप अगर किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है। आप हमारे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ भी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल कराते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज है, जैसे इससे पहले हमारी जो वीडियो है वो द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार पे थी, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपने जो है हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। हमारी वो वीडियो जो है हमारे साइट पे जो है अवेलेबल करा दी गई है, आप उसे जरूर देखें कि भारत की वो कौन सी पहली कार है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है चलेगी। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।